हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज का जो मैराथन सीरीज़ 4 है ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी पे आधारित है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन विद द 50 क्वेश्चंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसको मैच करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन आपने देखना है, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मैच फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए 1798 में आई थी प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। अगर आपको थोड़ा याद हो तो लिरिकल बैलेड्स 1798 में एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई थी, कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स में। पहली बार ये तब पब्लिश हुई थी और दूसरी बार जब इसमें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स लिखा गया था, ऐड किया गया था, तो फिर ये पब्लिश हुई थी दूसरे टाइम 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा। तो फर्स्ट का आपका फोर्थ आ गया। 1865 में अगर हम बात करें तो आया था फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, ये भी इसमें ऐड होना है, एट प्रेजेंट टाइम ड्यू टू सम टेक्निकल और टाइपिंग मिस्टेक इट इज़ बीन नॉट प्रिंटेड हियर, सो यू कैन ऐड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, ये दूसरा ऑप्शन बनेगा। 1924 में आया था प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो लिटरेरी टर्म्स आए थे क्रिटिसिज्म्स के ऊपर वो आया था। और 1948 में द ग्रेट ट्रेडिशन आया था। तो ऑप्शन अगर हम चले तो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ्स ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी होल्ड द व्यू दैट, ये क्या व्यू होल्ड करती है? तो इनका जो व्यू था वो ये था कि सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। इनका ये मतलब था कि जो आत्मा होती है वो ऊपर आसमान में होती है जब तक कि वो संसार में ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट नेचर बी योर टीचर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कि चलो भाई नेचर को तुम्हारा गुरु होने दो, प्रकृति को, ये कौन सी पोयम में आया है? तो ये जो इनकी पोयम थी दैट वाज, इसमें इन्होंने टिंटेन एबी दिया है, लेट द नेचर बिगिन इज, इनकी जो बहुत फेमस पोयम थी दैट वाज द टेबल टर्न। और टेबल टर्न आई थिंक इज नॉट गिवन हियर, द आंसर इज नॉट गिवन हियर। ना तो ये टिंटेन एबी, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन और आना चाहिए था, या तो ऑप्शन आ जाना चाहिए था द टेबल टर्न, या ऑप्शन आ जाना था नन ऑफ द अबव। बट सिंस द क्वेश्चन इज नॉट गिवन हियर, तो एक आंसर हम ऑप्शन आप ऐड कर दीजिएगा, ऑप्शन आप लिख लीजिएगा इसको। ये जो आया है लेट नेचर बी योर टीचर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें आप लिख लीजिए, इसका जो आंसर बनेगा वो होगा द पोयम इज टेकन फ्रॉम द टेबल्स टर्न। मैं इसका आंसर बता देती हूँ, द टेबल, ठीक है, द टेबल्स, एस लगाइएगा, टेबल्स टर्न, TURNED, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। और आप ये याद भी कर लीजिए, ये आई थी 1798 में, कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में आई थी, ठीक है। और यहाँ पर स्पीकर जो है मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपने दोस्त के नेचर के, अपने दोस्त को बता रहे हैं दैट नेचर इज़ मोर एबिलिटी टू टीच, जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये हमें ज़्यादा बहुत कुछ सिखाती है, एंड दैट इज़ वाई ही शुड गो आउटसाइड। वो इसीलिए कहते हैं कि तुम बाहर जाओ और वहाँ से नॉलेज लो। कहाँ से? नेचर से। इज दैट क्लियर? सो द नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following critics considered a poet as a man speaking to men? ये जो कौन से क्रिटिक ने कहा, कंसिडर किया कि पोइट को, कि ए मैन स्पीकिंग टू मैन? तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ जी का कथन है, उन्होंने कहा था। और ये उन्होंने जब उन्होंने प्रीफेस ऐड किया था लिरिकल बैलेड्स में 1800 में, मैंने आपको बोला इसका सेकेंड एडिशन आया था, तो जब इन्होंने पब्लिश किया था लिरिकल बैलेड्स में, उसमें प्रीफेस जोड़ दिया था। तो प्रीफेस को कंसीडर किया जाता है एक मैनिफेस्टो के रूप में, तो इसलिए इस वजह से इसमें यह कहा गया कि मैन स्पीकिंग टू मैन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अकर्स द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये एक टिंटेन एबी से लिया गया
कोटेशन ही समझ लीजिए आप। दिस कोटेशन इज़ फ्रॉम टिंटन एबी। टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ जी की बहुत मानी जानी एपिक ही है। ये इसमें इन्होंने ये कंसिडर किया है कि ये फुल टाइटल जो है पोयम का, ये लाइंस फ्यू माइल्स जो अबाउट टिंटन एबी, जो पूरी पोयम है 1798 में उन्होंने करी थी। ये पोयम लिखी गई है कौन से बैंक के पास, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है ये, और इसमें वर्स पैराग्राफ्स हैं। इसमें स्पीकर 5 इयर्स पास्ट, जो उसका पिछला पास्ट के 5 इयर्स समर्स के बाद उनकी मतलब अपनी जर्नी के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने अपने जो लाइफ रहा है उनका 5 साल का पीरियड जब से वो वहाँ गए, तो उसी चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया है। टिंटन एबी, जिन्होंने ये पोयम पढ़ी होगी उनको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द फॉलोइंग थियोरी अबाउट पोइट्री? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. It takes its origin from the emotion recollected in tranquility. ये कहते हैं कि किसने सजेस्ट किया कि पोइट्री तो अपने आप निकलती है, जैसे अंदर की भावनाएं निकलती हैं ना, उसी तरीके से ये निकलती है पोइट्री, और ये ओरिजिन है जो हमारे इमोशंस होते हैं उनका कलेक्शन है जो बार बार निकलता रहता है। तो यस, दिस इज ऑफ कोर्स सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Who made the following observation about the Wordsworth's early poetry? तो अर्ली जो पोइट्री थी वर्ड्सवर्थ जी की, उसमें किसने ये इनका कंक्लूजन निकाला है? Wordsworth early poetry is radical not because it embodies revolutionary through or theory, or because it voices the complaint of the poor, but because it attempts to shift a literary perspective away from what he saw gentility and false sophistication. देखिए बहुत बड़ा लाइन है, ये पोयम की लाइनें हैं। यहाँ पर भी जो ये क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, नन ऑफ द अबव आना चाहिए। वैसे आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखी, ये किसके, विलियम वर्ड्सवर्थ जी के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने बताई थी। तो दैट ये कहा किसने था? ये कहा था ब्रेन बेट ने कहा था। आप लिख लीजिए, कभी कभी टाइप करने वालों की भी गलती हो जाती है, तो आप ऑप्शन यहाँ लिख लीजिए। इसका आंसर है ब्रायन, BRIAN, ब्रायन बेट, BATE, बेट। एक्चुअली ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ अर्ली पोइट्री ये बताती है कि ये रेडिकल नहीं है क्योंकि रिवोल्यूशनरी एक थियोरी है, बिकॉज इट्स वॉइसेस द कंप्लेंट ऑफ द पुअर। इसकी जो आवाज़ है, जो ये बोलते हैं, ये गरीबों की कंप्लेंट लाते हैं, बट बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू शिफ्ट, क्योंकि ये प्रयास करते हैं कि ये शिफ्ट कर सकें लिटरेरी पर्सपेक्टिव को अपने आप से दूर। तो ये एक फॉल्स सोफिस्टिकेशन है, मतलब हम इसको फॉल्स कह सकते हैं उनकी जो वो है। तो ये ब्राइटन ने कहा था, ब्रायन बेट ने कहा था। तो आप और कॉपी हो, पेंसिल हो, पेन हो, तो आप इसको वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सप्लाई द मिसिंग मॉडिफायर इन द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए वो कहते हैं, देयर नाइदर इज nor can be any dash differences between the language of prose and metrical composition. देखिए इसमें बहुत ही अच्छी प्यारी लाइन है। तो आपको अगर थोड़ा याद आ रहा हो, अगर आप सभी ने पढ़ा है, तो ये आप एसेंशियल लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एसेंशियल आएगी। मैं इसको पूरा समझाती हूँ कि वो ये बोलते हैं, ये जो कॉम्पोजिशन है वो मॉडिफायर ये है कि इस तरीके से वो डिक्शन को रेफर कर रहे हैं कि ये एक स्टाइल है उनके लिखने की, जो लिंग्विस्टिक स्टाइल है, वोकेबलरी इन्होंने यूज़ करी है। तो वर्ड्सवर्थ पहले पॉइंट हैं जो सीरियसली इसको चैलेंज कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट जो पोएटिक डिक्शन है उसको अपने प्रिफेस में डाल रहे हैं रिलिकल बैलेड में, और वहाँ इन्होंने फिर 1802 में इसको पब्लिश किया। S.T. कॉलरिज के साथ वॉज हिज फर्स्ट क्रिटिक। तो ये पहला क्रिटिसाइज उनको मिला। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस। देयर नाइदर इज, ना तो वहाँ कोई है और ना कोई ज़रूरत थी इस डिफ्रेंशिएशन को लाने की बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज की लैंग्वेज और मेट्रिकल कंपोजिशन के बीच में।
तो दिस इज व्हाट द आंसर विल बी एसेंशियल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोइट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेन इन दैट द पोइट हैज. कैसे कहते हैं कि ये पोइट जो है ये अलग है दूसरे आदमियों से, किस सेंस में? क्योंकि ही इज मोर सेंसिबिलिटी, इनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सेंसिबिलिटी, जो लिवली सेंसिबिलिटी है वो ज़्यादा दिखती है. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी को इसी वजह से इनको अलग कहा गया, और वो भी इसलिए कहा गया कि जनरली जब उन्होंने प्रिल्यूड या फिर ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड लिखी थी ऑटोबायोग्राफी ब्लैंक वर्ड्स में, उस समय पे इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था कि ही इज़ मोर लाइवली सेंसिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कोलैबोरेटेड विथ वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट्स. किसने इनके साथ मदद करी थी वर्ड्सवर्थ जी के साथ कि वो लिरिकल बैलेट्स लिख पाएँ? तो बार बार हम डिस्कस भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, एस.टी. कॉलरिज के साथ ही इन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेट्स को किया था. और अगर एस.टी. कॉलरिज का फुल नेम आपको मालूम होना चाहिए, ही इज़ सैमुअल टेलर कॉलरिज. ठीक है, कलेक्टेड पोएम्स 23 पोएम्स जो कलेक्शन थी उसमें इन्होंने उनकी मदद करी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ वर्ड्सवर्थ्स फॉलोइंग पोएम वॉज अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड. इसमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ जी की बताती है, ओरिजिनल टाइटल है कि एक पोएम ऑन द ग्रोथ, किसी भी इंडिविजुअल के माइंड की एक पोएम क्या होती है, ग्रोथ होती है. तो ये कौन सा वर्क था? दैट वर्क वॉज द प्रिल्यूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिल्यूड, राइट. और ये वर्ड उनकी मिसेस ने दिया था जब उनकी डेथ हो गई थी. पोस्थुमस वर्क था, उनकी डेथ के बाद मैरी थी उनकी वाइफ, उन्होंने द प्रिल्यूड वर्ड दिया था. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. आप में से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि द प्रिल्यूड पहले किस में पब्लिश हुई थी, पहले इसका टाइटल क्या था. वो ये तो पोस्थुमस वर्क है, मतलब पोस्थुमस है, जब वो मर गए थे एस.टी. ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी, उसके बाद उनकी मिसेस ने इसको नाम दिया. कैन यू टेल मी, एनी वन ऑफ यू, आप में से जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी का कंट्रीब्यूशन ऐसा भी होना चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिए आपको वीडियो कैसी लग रही है. कहीं पर एरर है तो आप प्लीज़ उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आप फीडबैक ज़रूर दीजिए. देखिए, टू एरर इज़ ह्यूमन, कभी कभी टाइपिंग बोलने में हो जाता है, तो इसलिए अगर आपको कहीं पर भी मिस्टेक लगे देन प्लीज़ रिमाइंड और गिव मी द इंटीमेशन. कमेंट सेक्शन में डाल के फीडबैक ज़रूर दीजिए. तो इसका भी आंसर आप मुझे बताएंगे. सबके सब जितने ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से बताइएगा कि प्रिल्यूड तो मिसेस मैरी ने दिया था, विडो थी वो, इनकी वाइफ, जब वो मर चुके थे. इससे पहले किस वर्क में ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने सोचा था कि इसको क्या किया जाए, पब्लिश किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 12th. When was lyrical ballads published? Every time this question is coming and you must know it is 1798. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल स्टडी और बता दूं, कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है क्योंकि इसमें सारी डेट्स दी हुई हैं, तो इसलिए मैं बता सकती हूँ. देखिए 1798 में तो ये पोयम आई थी. ठीक है, सेकेंड एडिशन इसका आया था 1800 में आया था इसका सेकेंड एडिशन. याद रखिएगा, फर्स्ट एडिशन तो आया था 1798 में, सेकेंड एडिशन आया था 1800 में, और 1802 में इनका आया था जब इन्होंने प्रीफेस ऐड कर दिया था, राइट. और प्रीफेस को ऐड कर दिया था, उस समय आया था. और 1805 में इसका लास्ट पार्ट, दैट इज़ फोर्थ या लास्ट एडिशन आया था. इज दैट क्लियर? तो आंसर 1798 पहला लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. इफ़ आई विल टेक मच टाइम तो ये वीडियो बहुत लेंथी होगी और अपलोड नहीं हो पाती है, फिर एरर आता है. तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि इम्पॉर्टेंट को ही ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ, है ना. चलिए चलते हैं. 13 क्वेश्चन है आपका. फॉर वर्ड्सवर्थ्स इमेजिनेशन इज़ लाइक. वर्ड्सवर्थ जी के लिए इमेजिनेशन क्या है? तो उनका इमेजिनेशन है नोबल लिविंग एंड नोबल डीड. बहुत आसान, नोबल लिविंग एंड नोबल डीड.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपको अरेंज करना है फॉलोइंग टर्म्स को क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में आपको ये लगाना है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बिलो ऑप्शन आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन ए बी सी क्या है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अनरिलायबिलिटी नरेटर, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, इगोइज्म, सब्लाइम। तो ये जो सीक्वेंस था वो इस तरीके से था। सबसे पहले आया था ईगोस्टिस्टिकल सब्लाइम, ये फर्स्ट है, डी इज योर फर्स्ट। उसके बाद आया था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएट दैट इज योर ए। पहले आपका डी है फिर ए है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। उसके बाद थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, सी में थिएटर ऑफ क्रुएलिटी। और लास्ट में आपका आता है अनरिलायबल नेचर, नरेटर, अनरिलायबल नरेटर। तो एक्चुअली ये क्या था, इसकी जो डेट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है। अगर आपको देखा जाए तो जो ईगोइस्टिक सब्लाइम है ये 1818 में आई थी। इसके बाद डिसोसिएशन ऑफ सब्लिमिटी ये आई थी 1921 में आई थी। अभी आपको इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, ये आई थी आपकी इन द ईयर 1818, ठीक है। ये आई थी सेंसिबिलिटी, ये आई थी आपकी 1921 में, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्रुएलिटी आई थी 31 में। तो इन्होंने ईयर को सीक्वेंस में डालने के लिए कहा है। अनरिलायबल नरेटर आई थी 1961 में, 1961। सो द राइट ऑप्शन विल बी अवर सी, DACB। नेक्स्ट चलते हैं। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एन इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, हु ओपाइंड दिस। कि पोइट्री तो एक सबसे पहला और आखिरी नॉलेज है जो हमारे दिल से निकलता है, जो हमारा हृदय जो है कभी मरता नहीं है इंसान का, मरने वाला जो हृदय है, सॉरी इमॉर्टल है, तो मरने वाला जो हृदय है आदमी का वहाँ से निकलता है। तो ये किसने की थी, यस, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ही इस चीज़ को कहा था। देखिए कितना एरर आया है यहाँ पर, इन्होंने ऑप्शन नहीं लिखा 15th का। तो 15th का ऑप्शन आप इसके आगे सीधा लिख लीजिए, आंसर आएगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, WW विलियम वर्ड्सवर्थ। बाकी आपको और ऑप्शन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट 16 पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। तो जो वर्ड्सवर्थ जी ने अपना जो पहला प्रेजेंट उनका जो व्यू था नेचर का, फंक्शन था पोइट्री का, उन्होंने वो कहाँ किया। तो इनका आंसर आएगा इन एन एडवर्टाइजमेंट, दिस इज द सी आंसर, इन एन एडवर्टाइजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, उसमें किया था। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। वर्ड्सवर्थ स्टेट्स दैट द सेंट्रल एम ऑफ द पोएम इन द लिरिकल बैलेट्स is to choose incidents and situations from dash life। जो वर्ड्सवर्थ जी का जो मानना था, वो कहते थे कि जो सेंट्रल एम है किसी भी पोएम का लिरिकल बैलेड में, वो ये है कि वो चूज़ करे वो इंसिडेंट्स को और सिचुएशन को फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम कॉमन लाइफ, जो हमारी कॉमन लाइफ है उससे। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। In 1798, edition of the lyrical ballads did not contain which of the following। इसमें से कौन सा lyrical ballads में नहीं था। तो देखिए इसमें 19 poems of William Wordsworth ये था, archaic spellings and terms ये भी था, name of either poet ये नहीं था, the idiot boy ये था। तो इसमें कौन सी चीज़ नहीं थी, तो कौन सी चीज़ नहीं थी वो अभी आपको बता देते हैं। दैट इज़ योर ऑप्शन, neither name of either poets, poets के नाम नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है, what is the name of the river mentioned in the poem lines composed a few miles about Tinton Abbey। तो कौन सी रिवर की बात करी है, तो वो रिवर आपको पता होना चाहिए, वाई रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands।
तो नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कभी भी किसी कोयल ने गाया नहीं। मोर वेलकम नोट्स टू वेयरी बैंड्स ऑफ, जो ट्रैवलर्स जा रहे हैं उनका वेयरी बैंड से उनके लिए हार्दिक स्वागत है। इन सम शेडी हॉन्ट, कुछ डरावने हॉन्टेड जगह जैसे ट्रैवलर्स जो आते हैं ना, अमंग अरेबियन सैंड्स। तो ये कहाँ से ली गई है, कौन सी उसकी लाइनें हैं ये, तो ये लाइनें हैं सॉलिटरी रीपर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ करियर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो करियर था उसमें लेटर, उसमें कौन सा था, तो उसमें जो लेटर वर्क था दैट वाज द बॉर्डरर्स। द बॉर्डरर्स लेटर फेज था इनके करियर का। ये एक ट्रेजेडी थी 5 एक्ट में, और ये बहुत ही 5 मेजर वर्क्स रहे हैं इनके कंपोजिशन में, और ये बाद में इन्होंने ब्लैंक वर्स स्टाइल में इसको लिखा। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोइट एक्सप्रेस वट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। कहते हैं कि कोई भी थीम हो लेकिन गाने का कभी अंत नहीं हो सकता। तो ये अगेन ये भी सॉलिटरी रीपर से ली गया है। दिस पोएम, ये जो स्टैंजा है ये कहाँ से लिया है, द सॉलिटरी रीपर से, जो किसके द्वारा लिखी गई है, यस विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इन which of the following poems do we get the reference of Proteus and old Triton। देखिए प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन की बात किस में कही गई है, तो ये कही गई थी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। किसमें इस चीज़ का, देखिए कैरेक्टर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको हर नोवेल हो गया, एसेज हो गया, जो भी ऑथर है उनके जो वर्क हैं उनके कैरेक्टर्स को भी आपको ध्यान देना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये कैरेक्टर ही पूछा इन्होंने, वो कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं, प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन का जिक्र कहाँ कहा है रेफरेंस में, दैट इज द वर्ल्ड टू मच विद अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश पोइट्स रोजेट, रॉशर एंड डिलाइव ऑन हिम। तो इनमें किसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है, तो इनमें हमको फ्रेंच का प्रभाव ज़्यादा दिखता है कि फ्रेंच पोइट्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट चलते हैं 25 में। अबाउट हुम डिड अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ। तो ये किसने कहा है, अबाउट हुम, किसके लिए अर्नोल्ड ने कहा, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये जो बात कही है कि मेमोरियल वर्सेस की, ये ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ, उन्होंने हमारे लिए ऐसे रखा है, सजाया है मानो जैसे हम जन्मे हों, ऑन द कूल फ्लावरी, जैसे बच्चा जन्म लेता है कूल फ्लावर के लैप में, उसी प्रकार से। तो ये प्रेज किया है, एक्चुअली ये प्रेज की है किसकी एबिलिटी को, ये फीलिंग्स को पोइट्री के थ्रू इन्होंने बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, दैट इज अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ्स पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू डैश। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू डैश, तो स्पीकिंग टू मैन पहला आएगा, अ मैन इट इज ट्रू एंडाउड विथ मोर लिवली सेंसिबिलिटी, ठीक है, मोर डैश एंड टेंडरनेस, मोर सेंसिबल, आप कह सकते हैं मोर एंथुसियाज्म, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है, तो ये ऑप्शन बी आएगा, आंसर विल बी योर बी। देखिए ये आएगा आपका मैन, उसके बाद हमने इनका पढ़ा है सेंसिबिलिटी और एंथुसियाज्म, तो ये ब्लैंक पूरा भर देगा इस फ्रेज को, इस ये जो कोट है। नेक्स्ट है 27th, will no one tell me what she sings, perhaps the plaintive numbness flow। कहते हैं ये कोई नहीं बताएगा वो क्या गा रही है, प्लेंटिव नंबनेस, जो उसकी चुप्पी है, जो फ्लो है। तो ये सॉलिटरी रीपर से लिया गया है, इसको कंपोज किया गया था बाय अ रोमांटिक, अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने 1807 में इसको किया था। तो सॉलिटरी रीपर से ली गई है, 1807 में इन्होंने इसको लिखा था, पब्लिश किया था। क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। इसका आंसर सॉलिटरी रीपर है। 28, द लाइन
Thy soul was like a star and dwelt apart. It's very important. It comes in exam most of the time. तो ये किससे ली गई है? तो ये लाइनें ली गई हैं आपकी द लाइन्स द सॉल रिपोर्टेड, ये लंदन 1802 से ली गई हैं, लंदन 1802 से ली गई है। नेक्स्ट चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर वो आ गया है, आप लिख लीजिए कि कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देयर इज सम मिस्टेक, यहाँ पर आना चाहिए था बट उन्होंने क्वेश्चन भी यहाँ जॉन मिल्टन का ही डाल दिया है। द इनर वर्जन इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, है ना। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा। कौन सा? द इनर वर्जन। क्योंकि अगर हम इनकी सारे ऑप्शन देखें, क्रिस्ट नेटिविटी, लेट मैसेकर पेंडेंट, ऑन हिज अराइविंग एज ऑफ 23, ये सब के सब जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई हैं अगर आपको याद हो। सिर्फ और सिर्फ ये जो है इनर विजन ही एक ऐसी है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लास इज, ये जो सॉलिटरी हाईलैंड लास है ये है क्या एक्चुअली? ये एक गर्ल है। कहाँ से? स्कॉटलैंड से, जिसकी हम बात कर रहे हैं सॉलिटरी रीपर में बार बार। तो अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, कैरेक्टर पूछ लिया अगेन। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? दोबारा से ये जॉन मिल्टन पे इन्होंने पूछ लिया क्योंकि ये वर्क किसका होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ जी का होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो डी, अमला और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। ये जो आप देख रहे हैं अमला और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। अमला जो है, जो द प्रोग्रेस ऑफ माइंड 1715 में, ये 3 कैंटोस मतलब 3 लोगों ने मिलकर लिखा था इसको, बाय मैथ्यू प्रायर और एर्गोपिटा ऑन द शेक्सपियर आर रिटन बाय मिल्टन। तो आप इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये जो बाकी ऑफ एजुकेशन, एरोपेगिटा, ये जॉन मिल्टन से लिया गया है, ये नहीं लिया गया है अमला द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ड्सवर्थ्स द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये किसकी कैटेगरी में आता है? तो ये आता है आपका वर्स ट्रेजेडी में, वर्स ट्रेजेडी। नेक्स्ट चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर्स, हमारा जन्म है लेकिन सोना है और भूल जाना है। आप जानते ही हैं ये होता ही है भाई, हम जन्म लेते हैं, हम पुरानी चीज़ों को तो भूल जाते हैं। तो ये इमॉर्टलिटी ऑफ ओड से लिया गया है। ठीक है, 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी? जॉन गैल्सवर्दी ने कौन सा नहीं लिखा है? तो अगर हम देखें तो स्वैन सॉन्ग भी इन्होंने लिखा है। स्वैन, ये आना था स्वैन सॉन्ग, यहाँ पर प्रोग्रेस लिखा है, ये एरर है यहाँ पर आना था स्वैन सॉन्ग, ये भी उन्होंने लिखा है। फ्लावरिंग वाइल्डनेस भी लिखी है, मोजी हिल्स भी लिखी है, सेंट प्रोग्रेस भी लिखी है। तो कौन सी नहीं लिखी इन्होंने? दैट इज योर थॉर्न, द थॉर्न, ये किसने लिखी है? ये लिखी है वर्ड्सवर्थ जी ने, विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने लिखी है ये। तो गैल्सवर्थी जी का काम नहीं है। नेक्स्ट चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी? अब दोबारा से ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए गैल्सवर्दी पे दोबारा से डाल दिया। तो देखिए अगर इसका जो आंसर है दैट विल बी योर, दैट इज योर, देखिए ये तो जो है डी वॉन मी, ये भी इन्होंने लिखा है। रशिया अमेरिका भी इनका ही लिखा हुआ है। पास्ट भी इन्होंने ही लिखा है। एडोमिनेशन टू ट्रैवलर, ये जो है ये फिर से इन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा था 1770 से 1850 के बीच में। तो द वर्क which is not written by again, that is your John Galsworthy, that is your Admonition to a Traveler।
36 क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? किसने बोला? तो ये बात इनको एस.टी. कॉलरिज ने बोली थी। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, मतलब उनकी जो वॉइस थी वो ऐसे थी मानो कि समुद्र की आवाज़ हो। प्योर एज द नेकेड हेवन, जैसे बिल्कुल क्लाउड, मतलब जो आसमान है वो बिल्कुल साफ है। मेजेस्टिक, बिल्कुल जादुई है, फ्री है, अलग है। ये कौन सी लाइन से लिया गया है? द रिटर्न फ्रॉम, किस से लिया गया है? ये लिया गया है जॉन मिल्टन जी के वर्क से, और वो था आपका लंदन 1802 में इसको डिस्कस किया है। लंदन 1802 में इस लाइन का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि स्पीकर यहाँ पर एड्रेस कर रहा है दाउ सोल। दाउ सोल यहाँ ऑफ द सोल ऑफ द डेड पॉइंट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी थी 1802 लंदन में। जो वर्क था इनका टू मिल्टन के नाम से लिखी है, और जॉन मिल्टन को संबोधित करते हुए लिखी है, क्योंकि जॉन मिल्टन उस समय मर चुके थे। इन्होंने इसको 1800 में लिख लिया था, लेकिन 1802 में इन्होंने इसको पब्लिश किया था टू मिल्टन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ इज एन्चेंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल सॉन्ग? किस लड़की के एक सिंगल गर्ल सॉन्ग से वो बिल्कुल खुश हो गए थे? तो वर्ड्सवर्थ वो थी आपकी, क्योंकि गर्ल की ही बात कर रहे हैं सिंगल, तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया, द सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट चलते हैं 39 पे। विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मैग्नम ऑपस? मैग्नम ऑपस किसको कहा गया है? देखिए बहुत बार आता है, और वो है द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड इज द मैग्नम ऑपस, ठीक है, या इसको ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड भी कहते हैं। प्रिल्यूड को क्या कहा जाता है? द प्रिल्यूड के नाम से है, या आप कह सकते हो द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। पॉस्टुमसली इसको लिखा गया था 1850 में, और 14 बुकों में, मतलब पब्लिश 1850 में भी थी, पॉस्टुमसली ही इसको पब्लिश किया था 14 किताबों में। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोयम बाय? ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने इसको लिखा है। जस्ट अ मिनट, विलियम वर्ड्सवर्थ 40 चल रहा है ना, 41 चलिए। लूसी पोयम, ये जो लूसी पोयम है ये किसने लिखी थी? तो जी, हु रोट लूसी पोयम? तो लूसी पोयम भी विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ही लिखी थी, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ही लिखी थी। और ये पोयम 5 पोयम्स में सीरीज़ है इसकी, इसमें जो 5 आती है इस तरीके से आता है। 1800 में जो सेकेंड एडिशन आया था लिरिकल बैलेड में, वहाँ इन्होंने इसको ऐड किया है एक यंग वुमेन जिसका नाम लूसी दिया है। तो ये पोयम में इस तरीके से, स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग द अननोन मैन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये 5 सेक्शन में इसको क्या किया गया था? कंसिस्ट किया गया था। लूसी एक लड़की का नाम है जिसका, यंग लड़की का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ईयर वॉज द लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड? बार बार पूछा जा रहा है पब्लिश, तो यस, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798, राइट, लिरिकल बैलेड्स। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन है, इन हिज पोएम टिंटेन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस हिज सिस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सिस्टर? उसकी सिस्टर का नाम क्या था? उनके सिस्टर का नाम डोरोथी था, जिनका वो बार बार जिक्र भी करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 43। अब हम 44 से डिस्कस करते हैं। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट? ये 4 हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वी आर 7, द सॉलिटरी रीपर। इन चारों में से कौन सा सोनेट है? तो सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये है फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर, द वर्ल्ड इज टू मच। ये क्या है? एक सोनेट है। इज दैट क्लियर? दिस इज द सोनेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। हु सेड पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्वलिटी?
ये बात किसने कही थी? ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कही थी, ठीक है, जब उन्होंने प्रीफेस डाला था, राइट, लिरिकल बैलेड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोइट्स। देखिए लेक पोइट्स एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेक पोइट्स कौन कौन से थे? जो लेक के आसपास रहते थे, इसीलिए उनका नाम लेक पोइट्स बन गया था। तो उसमें आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी आते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज आएंगे, रॉबर्ट साउदी आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 47 पे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ्स द बॉर्डर्स इज अ वर्स ट्रेजेडी। वर्स, VERSE, वर्स ट्रेजेडी है, सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसकी रेन के टाइम पे? तो दैट वाज किंग हेनरी थर्ड के टाइम की ये बात है। एट दैट पीरियड वाज अराउंड 1795 से 1797 तक का पीरियड था। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, विच रिवर फिगर्स इन द टेंटन एबी। कौन सी रिवर के बारे में जिक्र है? तो वो रिवर बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वाई रिवर है, उसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर, विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप थान व्हेन वी सोर। ये कौन सी पोएम से लिया गया है? तो ये है द एक्सकर्जन, एक्सकर्जन से लिया गया है, एक पोर्शन है रेकलस का, और ये एक लॉन्ग पोएम है जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1814 में। इट वॉज इंटेंटेड, इसका सेकेंड पार्ट भी रेकलस में डालना था, बट इट वॉज अनफिनिश्ड, लॉन्गर वर्क था, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। द प्रिल्यूड इनकी फेमस लाइन रही, विजडम इज ऑफ द टाइम नियरर व्हेन वी स्टूप। तो ये बहुत फेमस लाइन भी है इस पोएम की, द एक्सकर्जन। Next, the last question is your Wordsworth's Immortality Ode contains dash stanzas. तो जो Ode of Immortality है उसमें कितने stanzas हैं? तो इसमें है around 11 stanzas. How many stanzas are there? 11 stanzas. Ode to Immortality, जो किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है। ये उनका कलेक्शन है अर्ली चाइल्डहुड का, जिसको इन्होंने कंपाइल किया था 1804 में, और इसको 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया था 1807 में। और ये पोएम जो है वो इरेगुलर है, पिंडारिक ओड है 11 स्टैंजास का। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ आप अपना एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि पता चले कि येस यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। इससे मुझे और एनर्जी आएगी, और ज़्यादा वीडियोस मैं हर दिन आपको लाऊंगी। इसके बाद और सीरीज़ बनाऊंगी, बट आई नीड योर सपोर्ट। आई मस्ट नो वेदर यू पीपल आर एंजॉइंग, आपको मज़ा आ रहा है इसको करने में या नहीं आ रहा है। तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, आपका प्रोत्साहन ही मेरे को इसको आगे और बढ़ाएगा। या तो इसको मैं और आगे और भी क्वेश्चंस लाऊंगी हर ऑथर्स के दोबारा। एग्ज़ाम से पहले आपको ये सीरीज़ ज़रूर मिलेगी कि आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे हर ऑथर के। और आप अपने दिमाग से ये चीज़ हटा लेना कि पेपर नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो प्लीज़ डोंट क्रिएट पैनिक। नोटिफिकेशन आ जाएगा, पेपर आपका 100% होगा। तैयारी आप पहले से करके रखें, क्योंकि जब तैयारी पहले से होती है तो पेपर जब भी हो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है। तो यू मस्ट नॉट डीमोरलाइज योरसेल्फ। आप लोगों को अपना प्रोत्साहन भी उतना ही कैरी करना है। आप ये सोच के चलिए कि पेपर कल ही है। वैसी तैयारी अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली द वन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड द स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली practicing on this way will definitely clear the exam. So all the best to all of you. और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते ही जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।